हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी वो शाहजहां से संबंधित थी। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल की अगर हम बात करें तो मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। ठीक है, हमने आपसे पहले ही बात करी थी कि उत्तराधिकार के 4 युद्ध हुए थे, जिनमें औरंगजेब से पराजित हो गया था दारा शिकोह और अंततः औरंगजेब ही मुगल सम्राट बनता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब का जन्म कब होता है? 1618 ईस्वी में दोहाद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म होता है। इनकी माता कौन है? तो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध थी अर्जुमंद बानो बेगम, ये इनकी माता थी औरंगजेब की। इनके पिता शाहजहां थे। ये सारा कुछ हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इनका राज्याभिषेक 2 बार होता है, एक बार जुलाई 1658 में और दूसरी बार जून 1659 में। किसका? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है और दोनों ही बार दिल्ली में हुआ था। पहली बार आगरा पर कब्जे के बाद हुआ था और दूसरी बार शाहजहां के महल में हुआ था। किसका? औरंगजेब का राज्याभिषेक। ठीक है, बात करें तो औरंगजेब ने अपने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी, अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने? औरंगजेब ने ये उपाधि धारण की थी। इसमें आप आलमगीर याद रख सकते हैं। ठीक है, कि किस मुगल सम्राट ने ऐसी उपाधि धारण की थी आलमगीर नाम से, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यही उपाधि धारण करके औरंगजेब जो है वो मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। औरंगजेब के जो गुरु हैं वो हैं मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 20 फरवरी 1707 को खुलदाबाद, जो कि अभी रोजा कहलाता है, यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पर इसका मकबरा भी बनवाया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यह नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। पूछा हुआ प्रश्न है तो याद रखना, औरंगजेब जो है वो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये भी पूछा गया है, तो ये याद रखना। ठीक है, औरंगजेब के बचपन का जो अधिकांश समय है वो इसकी माँ नूरजहां के पास ही बीता है। 1637 में फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का निकाह होता है। ठीक है, औरंगजेब एकमात्र मुगल सम्राट था जिसने सिर्फ एक ही बार निकाह करवाया था। सिर्फ एक ही लड़की से एक ही बार निकाह करवाया था। मुगल सम्राट होते हुए भी औरंगजेब की कई पत्नियां नहीं थी, जबकि इससे पहले जितने भी मुगल बादशाहों के बारे में हमने बात की उन सब की कई पत्नियां थीं। बट अगर हम बात करते हैं औरंगजेब की तो इनकी सिर्फ एक ही बेगम थी, दिलरास बानो बेगम। ठीक है, औरंगजेब कुरान के कानून को कठोरता से लागू करना चाहता था। 1665 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, तो ये याद रखना कब? तो 1665 में। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना ये भी बंद करवा दिया था। नौरोज का त्यौहार मनाना ये भी बंद करवा दिया था। तुलादान और झरोखा दर्शन बंद करवा दिया था। बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाई। औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक स्वयं सम्राट ही लगाते थे, इसको भी बंद कर दिया। दूसरी बात, वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब अपने दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहारों को मनाना बंद कर देता है। ठीक है, सिजदा और पाबोस प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। किसके लिए? जजिया कर के लिए। पहला, जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम होती थी उनको 12 दिरहम टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम होती थी उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष कर देना होता था।
और जिनकी आय 200 से लेकर के 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष होती थी उनको 24 दिरहम प्रतिवर्ष कर देना पड़ता था, और जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष से भी ज़्यादा होती थी उनको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। इस तरह से जो है 3 वर्गों में बांटा गया था कर को। जजिया कर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्रियां, गुलाम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी किया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी औरंगजेब ने जजिया कर देने के लिए बाध्य किया था। तो ये भी याद रखना। ठीक है, औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि गैर इस्लामी देश या गैर मुसलमानी देश को दारुल इस्लाम इस्लामी राज्य में परिवर्तित करना चाहता था। कौन? औरंगजेब। तो ये याद रखना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो वो औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब के व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा था तथा अपने युग के प्रचलित पापों से स्वयं को दृढ़ता पूर्वक अलग रखता था। शराब को हाथ तक नहीं लगाता था औरंगजेब, कोई वैसा नशा नहीं करता था, मादक द्रव्यों से दूर रहता था। तो इस वजह से इसके नैतिक स्तर को काफ़ी ऊंचा बताया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसके समकालीन इसे शाही दरवेश समझते थे। किसे? औरंगजेब को। बात करते हैं इसके समय के प्रमुख विद्रोह और इसके द्वारा की गई विजय की। तो सबसे पहले जाट विद्रोह हुआ था जो कि पहला संगठित विद्रोह था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व सर्वप्रथम गोकुल ने किया था। फिर जब गोकुल की हत्या हो जाती है 1686 ईस्वी में, जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ने किया था। और राजा राम ने क्या किया था कि अकबर के मकबरे को खुदवा करके अकबर की हड्डियों को जलवाया था। तो ये भी याद रखना, राजा राम की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। तो इसके बाद इसका नेतृत्व चूड़ामन ने किया था और औरंगजेब की मृत्यु तक छुटपुट विद्रोह जो है ये जाट विद्रोह चलता रहा। ठीक है, दूसरा कौन सा था? तो दूसरा सिख विद्रोह हुआ। ये धार्मिक विषय पर था, धार्मिक मुद्दे से संबंधित था। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। क्यों? इस्लाम ना अपनाने के कारण। ठीक है, अगला विद्रोह है राजपूतों का विद्रोह जो कि मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के राजपूतों द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना, मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के राजपूतों द्वारा। अगला विद्रोह है अकबर का विद्रोह। अकबर कौन? औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, उसी ने विद्रोह कर दिया था। राजपूतों का सहयोग पा करके इसने विद्रोह किया। प्रारंभ में मेवाड़ ने, और मेवाड़ में शरण मिली थी किसको? अकबर को। इसके बाद अकबर को मराठों ने शरण दी। अंततः अकबर फारस चला जाता है और यहीं पर फारस में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय बाद ही वापस नहीं आता ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पुरंदर की संधि की। याद रखना, पहली बात तो 1665 में हुई थी। दूसरी बात ये पूछा हुआ प्रश्न है तो ये भी याद रखना किसके बीच में हुई थी? शिवा सिंह व जयसिंह के मध्य, शिवाजी व जयसिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी शिवाजी का दमन करने के लिए। ठीक है, जयसिंह कौन थे? तो जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों ही कलाओं में निपुण व्यक्ति थे। चतुर कूटनीतिज्ञ थे जयसिंह। तो उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी होने के बावजूद जयसिंह ने शिवाजी से संधि की थी और यही है पुरंदर की संधि। कब हुई थी? तो जून 1665 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, बात करते हैं औरंगजेब के दक्षिण भारत विजय की। तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर जीत लिया था और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा विजय की थी। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कितने? लगभग 33%, 1/3। ठीक है, इतने हिंदू सेनापति थे जिसमें इन 33% में मराठों की संख्या
आधे से भी ज़्यादा थी। बात करें अगर हम अकबर के समय की, तो अकबर के समय 16% ही हिंदू सेनापति थे और शाहजहां के समय 24%, जबकि औरंगजेब के समय कुल 33% हिंदू सेनापति थे। ठीक है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी, जिनके बारे में हमने अभी जाना था, दिलरास बानो बेगम को औरंगजेब द्वारा दिया गया नाम है राबिया उद दौरानी, इनके मकबरे का निर्माण करवाया था। कब? 1651 से 61 के बीच में। इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार पूछा गया है बीबी का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया है, तो ये याद रखना। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा। ठीक है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल या द्वितीय ताजमहल की उपाधि दी जाती है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? औरंगजेब ने की थी, तो ये भी याद रखना। आगे चलते हैं संत समर्थ या संत रामदास के बारे में। ये कौन थे? तो महाराष्ट्र के महान संत थे ये। इनका जन्म कब हुआ था? 1608 ईस्वी में हुआ था और 1681 ईस्वी में समर्थ रामदास की मृत्यु हो गई थी। ये औरंगजेब के समकालीन थे। कौन? समर्थ रामदास। ठीक है। आगे चलते हैं। भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने भरत राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है। हालांकि औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगवा दी थी क्योंकि इस्लाम में संगीत वर्जित है। औरंगजेब स्वयं भी वीणा बजाने में दक्ष था, तो ये याद रखना। और अकबर क्या बजाता था? तो नगाड़ा बजाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर जो है ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट था औरंगजेब के बारे में वो सारा हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन की, मुगल कालीन चित्रकला की, मुगल कालीन स्थापत्य की। तो अगली क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।